बंधुओं नमस्कार। आपका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता पत्र का जो मतदाता पहचान पत्र है उसका वो चल रहा है 12 राज्यों में। इससे पहले बिहार में हो चुका, चुनाव भी वहाँ हो चुके। तो इस संदर्भ में कुछ बातें जन सामान्य में या जनता जनार्दन में या समाज में तैर रही हैं और जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि कुछ भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं, उनके संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण या कुछ जानकारी का आदान प्रदान किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः इसलिए आज मैंने इस चर्चा में भारत में आम चुनाव और चुनाव आयोग की भूमिका जैसे विषय पर कुछ बातें करने का मन बनाया। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ये मेरे लिए एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा समय निकाल के इस कार्य को अवश्य कर दिया करें। अब मैं आता हूँ मूल चर्चा के विषय पर। बात आती है आम चुनाव। तो आम चुनाव सबसे पहले भारतवर्ष में 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। उसके पश्चात आम चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग को होती है और जिसका गठन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में चुनाव आयोग की गठन और उसके सदस्य संख्या के बारे में वर्णन किया गया है। यह पहले एक सदस्य हुआ करता था, परंतु बाद में इसे बढ़ा करके 3 सदस्य तक कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन का जो कार्य होता है उसका कार्य होता है कि वह आम चुनाव के लिए मतदाता सूची का निर्माण करे, उसे संशोधित करे यथा समय, उसमें जो मतदाता मृतक हो गए उनका नाम निकाले, नवीन मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनके नामों का समावेश करें, जो मतदाता किसी चुनाव क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में चले गए हैं उनके नामों को निकाले और चुनाव के लिए उपयोग किए जाने वाली मतदाता सूची का अध्ययन, नवीनीकरण और संशोधन करे। यह कार्य चुनाव आयोग करता है। अब आती है बात कि कौन व्यक्ति चुनाव के लिए बनाई जाने वाली मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। तो भारतवर्ष में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज है। पहले यह 21 वर्ष थी लेकिन अब घटा करके इसको कर दिया गया है 18 साल। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने की बात है कि जिन व्यक्तियों को चुना जाना है लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, उनकी आयु होती है 25 वर्ष और उन्हें उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। परंतु जो मतदाता में के रूप में चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो लोग मतदाता कहते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष, पहले 21 थी घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसी तरह से राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चयनित किए जाने के लिए आयु का वर्णन है। अब अगला प्रश्न आता है कि कौन मतदाता हो सकता है। तो इसमें सर्वप्रथम बात आती है कि कोई भी भारत का नागरिक जो नियत तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, वह उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का निवासी हो स्थायी रूप से, और वह किसी भी कानून द्वारा मतदाता के रूप में मतदान का प्रयोग करने से निवारित न किया गया हो। यदि ये 4 चीज़ें हैं तो ऐसी स्थिति में वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकता है। अब यहाँ पर एक भ्रांति आती है कि क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड को हम नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में लेंगे। तो इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को साफ किया है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त होने के लिए नागरिकता के प्रमाण स्वरूप आपको केवल उन्हीं दस्तावेजों पर जो है कि रिलायंस करनी पड़ेगी या विश्वास करना पड़ेगा जो कि सूचीबद्ध हैं चुनाव आयोग द्वारा। जो आधार है और पैन है यह केवल निवास का और आपके आर्थिक रिटर्न फाइल करने का या आपका करदाता होने का प्रमाण होता है। यह आपके लिए नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। हाँ, आपके स्थायी निवास के
पते के प्रमाणन के रूप में आधार को और पैन को लिया जा सकता है। अब बात आती है कि ये मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिलता कहाँ से है, या वो करा सकता है कि नहीं, या संवैधानिक है कि नहीं। तो इस बिंदु पर पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं डाली गईं और जिसमें कहा गया कि संशोधन तो कर सकता है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है पोल लिस्ट का या मतदाता सूची का नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत किया जाता है और इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि धारा 21(3) है उसके द्वारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा संपुष्ट किया जाता है या उस पर आधारित माना जाता है। इसलिए यह संवैधानिक भी है और एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत वह शक्ति संपन्न भी है। तो यह कहना कि यह इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता पत्र का मताधिकार उपयोग किए जाने के लिए जो मतदाता पत्र सूची बनाई जा रही है वह करने का अधिकृत नहीं है, यह एकदम भ्रामक है और आधारहीन है। संविधान सम्मत भी है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21(3) के अंतर्गत भी यह चुनाव आयोग को शक्ति संपन्न करता है। अब आती है बात कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए प्रश्नों का बार बार इस निस्तारण किया जा चुका है, परंतु विभिन्न राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए SIR का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि प्रत्येक चुनाव कराने से पहले वह मतदाता सूची का अद्यतन संशोधन करे और संशोधन करने के पश्चात एक नियत समय के अंतर्गत आपत्तियों का आह्वान करे और आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका समावेश करते हुए मतदाता सूची को की परिशुद्धि का कार्य करने के पश्चात ही चुनाव को संपन्न कराए। अब बात आती है ताज़ा तरीन एक उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुआ, 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो गया। उस संदर्भ में कुछ भ्रांतियाँ हमारे समाज में या सामाजिक जगत में या राजनीतिक जगत में बार बार उठाई गई, जिसमें कि एक सोची समझी साजिश भी रही या रणनीति भी रही। इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, एक ऑनलूकर की तरह से, प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह से। तो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए कि SIR करते वक्त में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करते समय कई जीवित व्यक्ति को मृत दिखा करके उनके नाम काट दिए गए। कई व्यक्ति जो वहाँ पर विद्यमान थे चुनाव क्षेत्र में या कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्हें अनुपस्थित दिखा करके उनके नाम काट दिए गए। या कहा गया कि पारदर्शिता नहीं है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में और इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट बार बार गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया, उन्हें सूचित किया और नोटिस देने के पश्चात उनसे अपना पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया। जब चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा और सभी तथ्यों से अवगत कराया तो 2-3 प्रश्नों पर चीज़ें साफ हो गई। पहली बात तो ये कही गई थी बहुत हड़बड़ी में और बहुत कम समय में चुनाव आयोग जो है यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। तो न्यायालय को सुनिश्चित किया गया या आश्वस्त किया गया कि जो समय सीमा आयोग दे रहा है, चुनाव आयोग दे रहा है, उसमें वह पूरी प्रक्रिया को बड़ी पारदर्शी तरीके से पूर्ण कर लेगा और उसने वह पूर्ण कर भी ली। इसके बाद अगली बात आती है कि जब क्या कहते हैं, उसके बाद आती है कि जब राजनीतिक दलों ने ये कहा कि साहब ऐसा है कि ये पारदर्शिता का इसमें अभाव है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखा गया और बताया गया कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को समुचित अवसर दिया जाएगा ताकि वे अपने पक्ष को रख सकें और उनके नाम का समावेश संशोधित सूची में हो सके। सभी आधारों को निराधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कुछ स्पेशल निर्देश दिए और कहा कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को भी आप सम्मिलित कर लीजिए ताकि उससे का प्रयोग करते हुए पते का संपुष्टिकरण हो सके, और यह कर लिया गया। अब इसके बाद दूसरा विवाद उठता है EVM पर, जो कि बहुत ही पुराना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पर विवाद उठता रहा कि इसको टैंपर किया जा सकता है और कहा गया कि इसमें मतदान करने वाले को पता नहीं लगता कि उसका मत कहाँ गया। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ एक मशीन लगा दी गई VVPAT,
बाद में फिर ये कहा गया कि वीवीपैट कुछ ही मशीनों के साथ जोड़ा जाता है, तो ये क्या हर मशीन के साथ वीवीपैट और जोड़ा गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि वीवीपैट में गिरे हुए पर्चियों और मशीन में अंकित हुए मतों का मिलान किया जाए, तो उसके लिए भी व्यवस्था बना दी गई कि हाँ सैंपल के रूप में कुछ प्रतिशत जो है रैंडमली सैंपल लेकर के मिलान किया जाएगा। वहाँ पर भी लगाया गया, आरोप निराधार साबित हो गया। उसके बाद फिर यह हुआ कि भाई काला सफ़ेद होता है, बहुत जल्दी गिर जाता है, इसलिए रंगीन कर दिया जाए वीवीपैट की स्लिप, वो भी कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कहा गया कि वीवीपैट को और ईवीएम को जो है कि वो हैक किया जा सकता है या उसमें पहले से मत डाले जा सकते हैं। तो अब पहले से मत डाले जा सकते हैं, इस बिंदु पर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मैं स्वतः चुनावी प्रक्रिया में कई बूथों पर, कई चुनावों में जो कि लोकसभा के और विधानसभा के रहे हैं, उसमें पोलिंग एजेंट के रूप में काम कर चुका हूँ और मैं स्वतः देख चुका हूँ, चाहे वो बैलेट पेपर के समय का रहा हो, चाहे वो ईवीएम मशीन का समय रहा हो। उसमें प्रक्रिया क्या होती है वह क्रमशः मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब ईवीएम आता है तो उसमें मॉक वोटिंग होती है। मॉक वोटिंग क्या होती है, जितने भी प्रत्याशी वहाँ होते हैं उन बूथ लेवल एजेंटों के सामने सभी प्रत्याशियों के जो एजेंट होते हैं उनसे अपने अपने चुनाव चिन्ह पर मत डालने को कहा जाता है। मत डालने के बाद फिर उनसे सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि जिस चुनाव चिन्ह पर आपने मत डाला क्या वहीं वह मत गया या कहीं और भी गया, और आप इसको कई बार करके देख लीजिए, वीवीपैट से मिलान कर लीजिए, तो एक प्रक्रिया वो हो जाती है। दूसरी बात, जब सभी पोलिंग एजेंट सुनिश्चित हो जाते हैं कि हाँ ईवीएम मशीन ठीक काम कर रही है और जिस चुनाव चिन्ह को हमने दबाया उसी में मत गया है, तो फिर जितने भी मत पड़े रहते हैं उनको सबके सामने मशीन में काउंटर जो होता है मत कितने पड़े उससे मिलान किया जाता है। बाद में उसे शून्य कर दिया जाता है। शून्य करने के पश्चात सभी बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं उसके प्रत्याशियों के, उनके सामने मशीन को सील कर दिया जाता है और सील करने के पश्चात एक प्रपत्र पर उन्हीं सभी बूथ लेवल एजेंटों से एक हस्ताक्षर कराया जाता है प्रमाण पत्र स्वरूप कि हमारे सामने मशीन की मॉक टेस्टिंग हुई और उसके पश्चात उसमें काउंटर 0 किया गया, मशीन हमारे सामने सील हुई और वीवीपैट हमारे सामने सील हुआ और अब यह मशीन चुनाव के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तैयार है और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, यह उचित है। ऐसा हस्ताक्षर एक प्रपत्र पर किया जाता है और उसकी प्रति सभी को प्रदान की जाती है। यह हो जाने के पश्चात क्या होता है कि जब चुनाव प्रारंभ होता है तो प्रत्येक चुनाव स्थल पर बूथ पर बीएलओ एक चुनाव पर्ची मतदाता को देता है और मतदाता अपनी चुनाव पर्ची के साथ, जिसमें उसका नाम, वार्ड संख्या और यूआईडी नंबर रहता है और बूथ नंबर रहता है, और वो जा कर के अपने पहचान पत्र के साथ और वोटर आईडी कार्ड के साथ जाता है, अपनी उंगली में निशान लगाता है और बूथ में जा कर के मशीन पर, ईवीएम मशीन पर अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह पर मत प्रदान करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ पर एक जो संशय निकल गया कि पहले से मशीन में 2500 वोट डाले रखे थे, यह तो सबसे बड़ी बात हो गई कि ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, प्रत्येक ईवीएम की जो अधिकतम सीमा होती है वो 1200 मतों की होती है, तो 1200 मतों से ज़्यादा तो उसमें पहले भी नहीं डाल सकते, और जिस समय आप शुरू करते हैं उस समय उसे शून्य करके सील कर दिया गया है सबके समक्ष, तो वो तो भ्रांति है, वह चिंता या वह जो शक उठाया गया है वो निर्मूल निकल गया, उसका कोई आधार नहीं है, केवल भ्रांति और भ्रम फैलाने का प्रयास कहा जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि शासकीय सहायता से किसी भी मतदाता को ले जा करके अपने हिसाब से मत डाल दिया। भाई, जो बूथ या जिस कॉर्नर या जिस कायोस्क में आप मतदाता को भेजते हैं मतदान डालने के लिए, ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए, वहाँ मतदाता के अलावा किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती, वो अकेला जाता है। हाँ, दृष्टिबाधित व्यक्ति के संदर्भ में कोई अपने सहायक को लेकर के वहाँ जा सकता है, अन्यथा सामान्य व्यक्तियों के लिए यह अलाउ ही नहीं है, अनुमन्य ही नहीं है कि वो किसी और के साथ जा कर के उस पोलिंग बूथ के अंतर्गत वोटिंग मशीन पर, ईवीएम मशीन पर जा कर के अपने मत का प्रयोग करे। उसे अकेला एकल ही जाना होता है। तो यह कहना कि कोई जा कर के वोट दिलवा दे रहा है, यह नहीं है।
अब अगली बात आती है कि पर्दा नशीन लेडी जो होती हैं, जो बुर्का फरोश होती हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर महिला होती हैं। वह विभिन्न स्तर पर कार्यशील शासकीय व्यवस्था में जो महिलाएं होती हैं उनका वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। वह पोलिंग टीम में भी हो सकती है, पोलिंग टीम के अलावा भी सहायक के रूप में वहाँ पर होते हैं, जिससे कि वो महिला की पहचान उसके पहचान पत्र से मिलान करके सुनिश्चित कर सकें, जिससे यह देखा जा सके कि जो व्यक्ति, जो महिला मत देने आई है वह वही है जिसका कि मतदान पत्र है या जिसका पहचान पत्र है। उसके स्थान पर कोई इम्पोस्टर दूसरा व्यक्ति तो मतदान नहीं कर रहा है, क्योंकि पहचान सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए शासकीय व्यवस्था रहती है, शासकीय सहायक रहते हैं। तो यह कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को रख दिया गया जिन्होंने कि मतदान में गलत प्रैक्टिस की है, तो यह भी आधारहीन है, यह गलत है। अब आती है बात कि मैंने दोनों चीज़ों की बात कर दी कि ईवीएम में पहले से मशीन मत डाले गए थे, कोई व्यक्ति जा करके मतदाता को प्रभावित करके अपने हिसाब से मत डाल देता है। ये सब निराधार है, केवल भ्रम है, भ्रामक है, और एक समाज में उथल पुथल मचाने के लिए या गड़बड़ी का एक भाव भेजने के लिए यह प्रक्रिया, यह खबरें फैलाई जाती हैं। ये ऐसा किया ही नहीं जा सकता, ये आधारहीन है। अब एक अफवाह और आती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में या इस प्रश्न के संदर्भ में जवाब ये देना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को कई बार लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां गईं और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, परंतु जब चुनाव आयोग अपने दफ्तर में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने खुली चुनौती देता है कि जिस किसी को भी ईवीएम मशीन को हैक करना उसे खुली चुनौती है, तो उस चुनौती को कोई स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो ईवीएम मशीन है वह इट कैन नॉट बी कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड थ्रू वाईफाई, ब्लूटूथ। डिजिटल टेम्परिंग ऑफ द ईवीएम इज इम्पॉसिबल। ईवीएम टेम्परिंग कुड नॉट बी proved despite challenge given by the Election Commission of India. It's established that EVM is hack proof and any external connectivity to the device is impossible. ये impregnable है, जो डिवाइस है, जो EVM है, it is impregnable. No one can enter in any manner to temper the electronic voting machine. अब क्या है कि आपके मतदाता के या राजनीतिक पार्टियों के मन में जो शंका आती है कि जितने मत पड़े उतने रजिस्टर हुए कि नहीं, इसके लिए वीवीपैट अटैच कर दिया गया है और रैंडमली सैंपलिंग की जाती है। एक निश्चित प्रतिशत का मिलान किया जाता है कि जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ गिरी हैं और ईवीएम मशीन में जो मतदान दर्ज हुए हैं, क्या उनमें कोई भेद है। और आज तक इतने बार चुनाव की प्रक्रिया दोहराने के पश्चात भी ऐसा नहीं पाया गया कि ईवीएम में दर्ज मतदान के नंबर और वीवीपैट की पर्चियां में अंतर पाया गया हो। लगभग 100% या 99.9% मामलों में ये दोनों ही समान ही पाए गए। तो इस प्रकार की त्रुटि का भी जो आरोप लगाया जाता है कि मतदान कम या ज़्यादा रजिस्टर होते हैं ईवीएम में, यह भी भ्रामक है, आधारहीन है और यह बरगलाने वाला है। तो इस बिंदु पर यह कहना है कि यह चिंता का विषय है कि ईवीएम पर इतने झूठे, आधारहीन और मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, जिससे कि राजनीतिक पार्टियां अपनी हार को छुपाने का एक तरीका ढूंढ लेती हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह करके एक संवैधानिक संस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने का कुकृत्य करती हैं। उसमें उनका अपना स्वार्थ निहित होता है, परंतु तथ्य से उनके ऐसे दावे सर्वथा प्रतिकूल होते हैं और वह कानूनी इस दृष्टि में न तो कभी स्थापित हो पाए हैं, न तो वह स्वीकार किए जाते हैं। अब आती है अफवाह नंबर 3, जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूंगा। कुछ पत्रकार हैं जिनमें कि मिस्टर अभय दुबे, योगेंद्र यादव, रवीश कुमार, आशुतोष, अजीत अंजुम अभी भी अरण्य रोदन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता प्रदान की। और इसके लिए वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वह पारदर्शी नहीं थी। अब इस बिंदु पर मुझे यह स्पष्ट करना है कि बारंबार ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गईं, एसआईआर को रोकने का प्रयास किया, एसआईआर में त्रुटि निकालने का प्रयास किया, उसे असामयिक और अनावश्यक बताने का प्रयास किया और यह कहा गया कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है,
SIR जो है किसी दल विशेष जिसको कि हम कहते हैं सत्ता का पक्ष लेकर के उन्हें लाभ देने के लिए इस प्रक्रिया को ले रहा है, ताकि हमारे मतदाताओं को अवांछित रूप से मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। परंतु इस आरोप को न तो वे किसी तथ्य से सिद्ध कर पाए और न ही उच्चतम न्यायालय ने उनके किसी भी दलील को स्वीकार किया। अंततः SIR की प्रक्रिया को किए जाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों के साथ उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दे दी, और जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में SIR हुआ और शेष 12 राज्यों में जहाँ के चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी SIR प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दूसरी बात ये कही गई बिहार चुनाव के संदर्भ में कि जब चुनाव चल रहा था तो सामाजिक न्याय या सामाजिक लाभ की योजनाएं, जिनमें कि DBT और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है धन का, वह चालू रहे। उसमें खाताधारकों को या लाभार्थियों के खातों में पैसे जाते रहे। यह एक जो है कि गलत कार्य है, जिसे कि चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था। तो इस बिंदु पर मुझे कहना है कि नैतिक रूप से आपको ये भले गलत लग रहा हो या आपको इस गतिविधि का नुकसान हुआ और विपक्षी दल चुनाव बुरी तरह से हार गया, तो वह अरण्य रोदन कर रहा है कि चुनाव आयोग को करना चाहिए था, इस पर नैतिक रूप से इसे अलाउ नहीं करना चाहिए था। तो भाई साहब, आपको ये बता दूं कि किसी भी संवैधानिक संस्था या कानूनी रूप से स्थापित किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास नैतिकता के आधार पर कार्य करने का बल नहीं होता। वह कार्य करता है कानूनी प्रावधानों के हिसाब से। वह जो कहते हैं प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले सकता, जैसा कि कभी कभी न्यायालय आर्टिकल 142 के अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले सकता इसी के बिना पर कि जो कार्य किया जा रहा है वह समाज या किसी व्यक्ति या किसी समूह के आकलन में अनैतिक है। जिसे इसे ऐसे कार्य को रोकना है, उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि वह कार्य किस कानून के दायरे से बाहर है या किस कानून का उल्लंघन करता है। और जब तक यह आप सिद्ध करने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप किसी भी अधिकारी पर अपने कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप लगा करके उसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। तो इसी संदर्भ में मेरा कहना है कि जब कोई जनहितकारी कल्याणकारी योजना की घोषणा चुनाव में आचार संहिता लागू होने से ठीक पूर्व कर दी जाती है और उसमें जो लाभार्थी हैं उनका चयन या उनको चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार, चाहे चुनाव चल रहा हो चाहे चुनाव न चल रहा हो, वह उस योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले लाभों को लाभार्थियों को देती रहती है। उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाता। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अंतर्गत जिन्हें 10 चीज़ों को 10 कृत्यों को भ्रष्ट आचरण का कहा गया है, उसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि 123 में जो 10 आधार दिए गए, उस आधार में यह भी कहा गया कि चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आर्थिक सामाजिक लाभ देने की बात की गई है, वह भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आते। और इसी तरह से बार बार न्यायालयों ने कहा है कि वे योजनाएं जो लोक कल्याणकारी हैं और चल रही हैं और जिनकी घोषणा या जिनके अंतर्गत लाभार्थियों का चयन आचार संहिता लगने से पूर्व किया जा चुका है, वह सतत और चलती हुई योजनाएं मानी जाएंगी और उसमें लाभार्थियों को लाभ आवंटित किया जा सकता है, भले ही वह प्रतिपक्षियों को या प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नैतिक रूप से अनुचित लगें, जिसके लिए वह यह कह सकते हैं कि लेवल फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए चुनाव आयोग को उन्हें रोक देना चाहिए था। परंतु इसका कोई विधिक, वैधानिक और कानूनी आधार नहीं होता, उसे किसी भी आधार पर नहीं रोका जा सकता। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आचरण भ्रष्ट माने जाते हैं, जिनको कि हमने धारा 123 जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत वर्णित है, उसमें यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि भ्रष्ट आचरण का प्रयोग हुआ है, तो वह अनुच्छेद 329B के अंतर्गत चुनाव परिणाम आने के 45 दिनों के भीतर, चाहे वह व्यक्ति है चाहे वह कोई
चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाला प्रतिनिधि है, वह हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका लेकर जा सकता है और यह सिद्ध कर देता है कि ये जो 123 में 10 आधार दिए हैं उसमें से किसी एक आधार पर चुनाव में क्या हुआ है, चुनाव में हुआ है भ्रष्टाचारण, तो वह चुनाव को रद्द करा सकता है, या जो विजित व्यक्ति है चुनाव में उसके चुनाव को रद्द करा सकता है। आपको एक उदाहरण याद दिला देता हूँ। राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी का केस था, जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन इत्यादि द्वारा शासकीय व्यवस्था का दुरुपयोग करके उनके चुनाव में उनको सहायता प्रदान की गई थी। नारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि चुनाव याचिका दायर की। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने लगाए हुए आरोपों को उचित पाया, सही पाया, सत्य पाया और इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वह भ्रष्टाचारण के आधार पर जीते जाने पर निरस्त कर दिया गया था। और उसका परिणाम सब आपने देखा, इमरजेंसी लगी, संविधान का संशोधन हुआ और वो एक लंबी कहानी है जिसको आप लोग सभी जानते हैं। तो अब मैं इस बिंदु पर यह कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने SIR बिहार में कराया, 12 अन्य राज्यों में SIR कराया जा रहा है, परंतु प्रतिपक्षी जितने भी हैं इंडी गठबंधन के राज्य, उन्होंने सब बिहार में देख लिया कि किस प्रकार से बोगस वोटों का जो है शुद्धिकरण करके शुद्ध मतदाता सूची के आधार पर जो मतदान कराया गया। और जो बिहार में परिणाम आया जिसमें कि एक बड़ा लाभार्थी वर्ग प्रशासन में स्थित दल को समर्थन दे बैठा, उससे इनके सबके पेट में दर्द हो रहा है और ये SIR को एक बहुत बड़ा कारण देख रहे हैं, जिसके आधार पर इनके पक्ष में सृजित किए गए बोगस वोटों का प्रयोग करने से वो वंचित हो सकते हैं। ये आशंका उन्हें दिखाई पड़ रही है, इसीलिए ये सब ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं कि SIR ना हो। परंतु मैं आपको बारंबार कह दे रहा हूँ, बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है, क्योंकि उसके ऊपर यह बाध्यकारी है कि वह प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का संशोधन करे और वह शुचितापूर्ण रीति से तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर ही स्पष्ट रूप से शुचितापूर्ण चुनाव संपन्न कराए। और यह संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इसलिए यह एक अधिकार है। इस पर कोई रोक कोई भी दल अपने स्वार्थों से या अपने निहित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रोक लगाने के लिए याचिका लेकर आता है तो उच्चतम न्यायालय कभी भी उसे स्वीकार नहीं करता। हाँ, उठाए गए यथोचित या तार्किक आधारों पर वह आयोग को निर्देश दे सकता है कि पूरी प्रक्रिया जो है कि पारदर्शी रूप से की जाए। तो इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि हम कभी भी जब इस प्रकार के भ्रमपूर्ण वक्तव्य सुने तो उनको हम अपनी जानकारी जो मैंने आपको दी है उसके आधार पर परखने की कोशिश करें और फिर क्षीर नीर न्याय करें कि क्या लगाए गए आरोप सही हैं अथवा ये अपने प्रत्यक्ष हित को साधने के लिए आरोप लगाने वाले व्यक्ति की ओर से निराधार किए जा रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में जिसमें कि बिहार में प्रतिपक्षी चुनाव हार गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग लाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके या सुपर एक्टिव होकर के नैतिकता के आधार पर भले ही जो कार्य वह कह रहे थे कि गलत हैं और कानूनी तौर से कानूनी सम्मत थे, 123 जनप्रतिनिधि की धारा के 10 बिंदुओं पर पूरे नहीं उतरते थे, फिर भी उन्होंने रोक देना चाहिए था बहुत सी चीज़ों को, वह उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम उसके विरुद्ध महाभियोग लाएंगे। ठीक है, संविधान में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान है धारा अनुच्छेद 324 में, तो उसके लिए आप सदन में प्रस्ताव लाइए, वह तो आपका संवैधानिक अधिकार है। परंतु नैतिकता की बात करने वाले ये दल ये देखें कि केवल विरोध करने के लिए विरोध, और जो कि आपके पास न तो तथ्य हैं ना तो आपके पास तर्क हैं ना आपके पास कोई प्रमाण है, आप केवल लॉफ्टी हवा में आरोप लगा करके अपने एक संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आप सदन में जब हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयोग को कदम उठाते हैं, उसके लिए सबसे पहले 50 सांसदों का दस्तखत कराना पड़ेगा, फिर दोनों सदनों में से 2/3 सदस्यों का प्रेजेंट एंड वोटिंग मत लेना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में 50 सदस्यों का तो दस्तखत हो जाएगा, वो तो इनिशिएट हो जाएगी
आपका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या में अधिकतम देख लें तो 543 है, 2/3 जो है 360 के आसपास होती है। राज्यसभा में 245 है, 2/3 163 होती है। ये कहाँ से लाएंगे बहुमत, और इनके पास है नहीं, गिरेगा। ये मतदान जो आएगा इसमें इनका प्रस्ताव गिरेगा। परंतु वही है कि 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, तो ये प्रतिपक्षी केवल विरोध करने के नाम पर विरोध करेंगे और अपने मुंह की खा करके वापस आएंगे और फिर जा कर के समाज में कहेंगे कि हम समाज की न्यायालय में आए हैं, हमें सदन से नहीं न्याय मिला, हमें न्यायालय से न्याय मिला, हम जो है समाज के न्यायालय में, अपने मतदाताओं के न्यायालय में जाएंगे और वहाँ से सॉरी न्याय लेंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो इतनी चर्चा हुई है उसमें कहा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है उसे चुनाव कराने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के अंतर्गत प्रदान किया गया। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार भी चुनाव आयोग का है, और यह उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार कह दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। आधार, राशन कार्ड, पैन केवल स्थानीय निवास और पहचान का प्रमाण पत्र है, न कि सिटीजनशिप, नागरिक होने का प्रमाण पत्र है। आपको नागरिक होने के लिए अन्य दस्तावेजों को प्रदर्शित करना पड़ेगा, या जैसा चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि 2003 की चुनाव सूची में यदि आपके परिवारजन का, आपके पिताजी माताजी का नाम है तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतदाता चुनाव के दिन मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट इत्यादि की नियुक्ति की जाती है। आपको मतदान प्रक्रिया में यदि कोई भी विवाद है तो आप उनके समक्ष जाकर के अपने विवाद को रजिस्टर करा सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत सही पाए जाने पर आपकी शिकायत का निराकरण करने के लिए वहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। रह गई ईवीएम की सीलिंग, तो ईवीएम की सीलिंग के बारे में जैसे मैंने कहा, जब मतदान प्रारंभ होता है उस समय सीलिंग होती है, और जिस समय मतदान समाप्त हो जाता है उस समय मतदाता बूथ पर कितने मतदाताओं ने मतदान किया इसका रजिस्टर का जो पंजीकरण है वो होता है, और उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है प्रत्येक बूथ लेवल बूथ एजेंट को, जो कि प्रत्याशी होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, और उन सब की उपस्थिति में ही वह ईवीएम मशीन और वीवीपैट सील किया जाता है। उस पर उन सब का सीलीकरण प्रमाण पत्र होता है और उसकी एक प्रति उन सभी को प्रदान की जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि मेरे समक्ष यह दोनों उपकरण जो वीवीपैट है और ईवीएम सील किए गए, और उस बूथ विशेष पर कितने मत पड़े, और जिस समय यह मतदान संपूर्ण हो जाने के पश्चात गणना के लिए मतदान के गणना केंद्र पर ईवीएम खुलते हैं, तो वे बूथ लेवल एजेंट जो हैं अपने पास प्राप्त की गई पर्चियों से प्रत्येक ईवीएम मशीन का जो नंबर लिखा रहता है, मतदाता संख्या लिखी रहती है, मतबूथ संख्या लिखी रहती है, उनसे मिलान करके यह सुनिश्चित करते हैं कि मशीन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। और इसके पश्चात जब मतगणना हो करके परिणाम घोषित हो जाता है, इसके उपरांत भी यदि किसी व्यक्ति को, मतदाता को या किसी प्रत्याशी को कोई शिकायत रहती है तो वह अनुच्छेद 123 धारा 123 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि राजनारायण और इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में किया गया था। और यदि वह व्यक्ति या वह प्रत्याशी यह सिद्ध करने में सक्षम होता है कि धारा 123 में वर्णित 10 जो कार्य हैं जिन्हों के हम लोगों को कहा गया है कि यह जो है अनुचित प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस है, उसमें से कोई एक सिद्ध कर पाता है तो चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। अब इस स्थिति में मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव याचिका में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रत्याशी ने भ्रष्ट आचरण, जिसका कि वर्णन धारा 123 में किया गया है 10 में, और जबकि इंदिरा गांधी का 123(7) में निरस्त किया गया था, तो ऐसा सिद्ध करने पर ही वह पूरे प्रक्रिया को चुनौती दे करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पूरी वर्णन का ये उद्देश्य है कि आप यह जान सकें कि
किस प्रकार से पूरी चुनाव से प्रक्रिया का संपादन होता है। अब एक प्रश्न मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, यदि किसी जन लाभकारी योजना की घोषणा आचार संहिता प्रारंभ होने से पहले कर दी गई है और लाभार्थियों का चयन पहले हो गया है, उन्हें चिन्हित कर दिया गया है, तो उस योजना को चलती हुई योजना माना जाता है। और चुनाव के दौरान यदि ऐसे चिन्हित किए हुए व्यक्तियों को लाभ आवंटित किया जाता है तो उसे न तो चुनाव आयुक्त रोक सकता है, न तो कोई न्यायालय रोक सकता है, क्योंकि इसे चलती हुई योजना माना जाता है। और नैतिकता के रूप में भले आप इसे चुनौती दे सकें या आपके मन में इसके लिए संशय हो, लेकिन कानूनी रूप से इसे अनैतिक आचरण के रूप में नहीं देखा जाता और इसके आधार पर चुनाव को निरस्त कराने के लिए न्यायालय में आवेदन या याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार से चुनाव किसी भी क्षेत्र में चुनाव करने से पहले मतदाता सूची का निरीक्षण अथवा उसका संशोधन किए जाने की शक्ति भी चुनाव आयोग में निहित है। और इसी प्रकार कई बार जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं और यह भी 12वीं बार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं अब आशा करता हूं कि SIR, चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग की और चुनाव आयुक्त के कार्यप्रणाली, इस सब पर जो संशय प्रतिपक्षियों द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाए जाते हैं, उनके संदर्भ में मैंने समुचित स्पष्टीकरण प्रदान कर दिया गया है और आपको इस बात की जानकारी दे दी है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से पारदर्शी बनाने की व्यवस्था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951 और भारतीय संविधान में की गई है। इस स्थिति में मैं समझ पाता हूँ कि आप पूरे तथ्यों से अवगत हो गए होंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या भ्रामक प्रचार से आप अपने को बचाएंगे और उस व्यक्ति को समुचित उत्तर देने की स्थिति में आप रहेंगे और भ्रम से बच सकेंगे। इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद और भविष्य में आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे अपना प्यार देते रहेंगे, ताकि मैं भविष्य में इसी प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय हैं उन पर चर्चा कर सकूं और अपने विचारों को तथ्य के साथ और कानूनी पहलू के साथ प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।